हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल। फटाफट क्लास ज्वाइन करिए आप लोग। हम लोग आज एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए क्लास की। ज्वाइन फास्ट। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। आज की क्लास हमारी जो है कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच है। कल तक हम लोगों ने लगभग 30 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे। आज इसमें कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिए लेके आए हैं। गुड इवनिंग रोहित जी। काफ़ी जो आपका ये सेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिगर्स ऑफ स्पीच। और 10-15 फिगर्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको जानने ही चाहिए अगर आप लिटरेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो। और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। प्रिया जी खुश रहिए। तो आइए हम देखते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो विच यू मस्ट रिमेंबर, विच यू मस्ट लर्न, जो आपको सीखना ही चाहिए। तो द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्लेोनॉज्म। आइए देखते हैं प्लेोनॉज्म क्या है। प्लेोनॉज्म की हम बात करते हैं। प्लेोनॉज्म, तो प्लेोनॉज्म जब स्पेशली फिगर्स ऑफ स्पीच के रेफरेंस में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब मीनिंग को आसानी से कन्वे कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। तो उन एक्स्ट्रा वर्ड को मतलब हम हटा भी दें तब भी हमारी मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जो है लिटरेरी ब्यूटी के लिए उनका यूज किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? प्लेोनॉज्म कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी जरूरत नहीं है, मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जिनकी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम वर्ड्स का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा आप मत सोचिए कि जरूरत नहीं है तो क्यों यूज करते हैं। ग्रामेटिकली हम देखते हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन एक ये डिवाइस होती है, एक हमारी ये डिवाइस है फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, जो लिटरेरी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए होती है। तो टू कन्वे मीनिंग ज्यादा हम जो है ऑफन क्रिएटिंग रिडंडेंसी, तो क्या करते हैं हम बहुत सारा जो है उसमें वर्ड्स यूज कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए होता है या अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए होता है। तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग मतलब यूजिंग वर्ड्स मोर देन दे आर नेसेसरी, जितना जरूरी है उससे ज्यादा यूज करना। जैसे लास्ट भी हमने बताया था, आई सा इट विथ माई ओन आईज। आई सा इट विथ माई ओन आईज। अब यहां पर मैं पहले भी आपको बताया कि मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है। अब आंख से तो देखता ही आदमी, आई आई तो अपनी आंख से ही देखेगा। एक मिनट आप लोग से
हेलो 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 हेलो। ठीक है। ऑन। ठीक। ओके। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो कमेंट ओके, तो मैं फिर से शुरू कर सकूं। हेलो। ठीक है। आवाज़ आ रही बच्चों? यस ओके। तो प्लेोनाज में बता रहा था कि जब हमें जितने वर्ड्स की जरूरत होती है उससे ज्यादा हम वर्ड्स को यूज करते हैं तो वहां पर प्लेोनाज होता है। जैसे आई सा इट विथ माई ओन आईज। अब माई तो लगा हुआ है, साथ में ओन भी लगा दिया। भाई मैंने आंखों से देखा, मेरी आंखों से देखा, मेरी अपनी ही आंखों से देखा। अब इसमें क्या है, ओन की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, प्लेोनाज्म कहलाता है। तो द फ्रेज विथ माई ओन आईज क्या है, इज रिडंडेंट बिकॉज आई सा इट इंप्लाइज दैट ऑलरेडी। अब यहां पर ऑलरेडी ये बता रहा है कि सा कर लिया, भाई देखने का काम किससे होगा, आंख से ही तो होगा, लेकिन फिर भी उन शब्दों को यूज किया गया है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। सा का मतलब ही होता है कि देख लिया मैंने। चलिए, तो ये प्लेोनाज्म है, ये इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इलिप्सिस है, खास करके जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं अभी वो इसको जो है बहुत डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन खास करके जो तैयारियां कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम, नेट जेआरएफ के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिप्सिस जो है यूनिवर्सिटी ग्रामर में पढ़ाया भी जाता है। इलिप्सिस जो है द ओमिशन ऑफ वन आर मोर वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है, प्रायः बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे हम जब बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें वो चीज अपने आप समझ में रहती है, अंडरस्टूड रहती है, तो उसका यूज नहीं करते, तो उसी को इलिप्सिस बोलते हैं। लिखना हम उसको उचित नहीं समझते, कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस जैसे होते हैं, जैसे कहते हैं सिट डाउन इंपरेटिव सेंटेंसेस में। अब यहां पर हम सिट डाउन जब कहते हैं, टीचर जैसे आपसे स्टूडेंट से कह रहा है सिट डाउन, तो यू यहां पर ऑलरेडी क्या है, यू जो है वो छिपा हुआ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा हमें, तो यही क्या है, यही क्या कहलाता है, इलिप्सिस कहलाता है। द ओमिशन ऑफ वन आर मोर वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ में आ जाता है कि टीचर इज सेइंग टू द स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो सकता है, यू हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है। स्टूडेंट सिट डाउन, क्लास में आता है टीचर, टीचर बच्चे खड़े हो जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स आता है, सिंपली कहता है सिट डाउन, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कह रहा है स्टूडेंट्स सिट डाउन, तो ये क्या कहलाता है, एलिप्सिस कहलाता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और फोकस ड्रॉ करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे सी वॉज गोइंग टू द स्टोर, वह स्टोर पर जा रही थी, बट सी नेवर मेड इट, लेकिन वह कभी जो है वहां पहुंच नहीं पाई। तो यहां पर इलिप्सिस क्या है कि बीच की स्टोरी छोड़ दी गई है, बीच की स्टोरी छोड़ दिए, बट लगा करके जोड़ दिया गया है। मतलब बीच में क्या हुआ, जानबूझ करके सेंटेंस को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। हम ये करते हैं कि वहां डॉट डॉट लगा कर, अक्सर देखिए आप बहुत सारे जो राइटिंग टेक्निक्स होती है, जैसे सपोज कि कोई स्पीकर है, नरेटर है, कुछ बोल रहा होता है और वो कुछ एक दो सेंटेंसेस बोलता है, फिर लास्ट में यहाँ पे आकर के डॉट 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 हमें मिलता है, तो ये क्या है, ये एलिप्सिस कहलाता है। कि मतलब वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप जो है समझ कैंडिडेट समझ आता है। जैसे हम लोग गांव में, अगर गांव की भाषा में कहें कि कोई ऐसे घूमने टहलने वाला लड़का है, कोचिंग गया और कोचिंग से 1 घंटे लेट पहुंचा, बाकी बच्चे टाइम से पहुंच गए, तो सब कहते हैं कि कोचिंग से तो निकला था लेकिन 1 घंटे लेट आया, तो वहाँ पे निकला था के बाद डॉट 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 है, मतलब ही स्पेंड सम टाइम्स समवेयर एल्स, उसने कुछ समय कहीं और बिताया है, दैट इज अंडरस्टूड। तो इसी को बोलते हैं एलिप्सिस। पूरा ना बता करके वो अंडरस्टूड होता है तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। एंटी क्लाइमेक्स हमने आपको, क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स आपको बताया ही था। एंटी क्लाइमेक्स क्या है, रिटोरिकल डिवाइस दैट क्रिएट्स अ डिसअपॉइंटिंग और
अनएक्सपेक्टेड कंक्लूजन आफ्टर बिल्डिंग अप एक्सपेक्टेशंस ऑफन यूज्ड फॉर कॉमिक इफेक्ट। एंटी क्लाइमेक्स प्रायः कॉमिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करने का मतलब, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज सोचते हैं कि क्लाइमेक्स पर आप गए, आपको ये लगता है यहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसा होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं। प्रायः क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड कंक्लूजन हमारा निकलता है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं रहती, डिसअपॉइंटिंग कंक्लूजन निकलता है। तो क्या कहते हैं, एंटी क्लाइमेक्स। जैसे सपोज करिए बहुत सारी हम जो हमारी टॉलीवुड मूवीज हैं, टॉलीवुड मूवीज में आप देखिए कि एक तरफ क्या करते हैं, हीरो जो है आता है, उसके साथ कई लोग हैं, उसके बाद इधर से विलन आता है, उसके साथ 30-35-40 लोग होते हैं। फिर यहाँ पे लगता है कभी बहुत भयंकर वार होने लगती है, फिर अचानक क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं वो कुछ बोलेगा, फिर इधर के लोग डांस करने लगेंगे। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, शायद आपने भी देखी होंगी जो है। तो ये क्या है, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस को कि कुछ ऐसा होगा। क्लाइमेक्स, अब जा रहे हैं दो लोग तलवार लेकर के, हाथ में बंदूकें लिए हुए हैं, और उसके बाद आपके दिमाग में आया क्लाइमेक्स इसका क्या होगा कि ब्लड सेट होगा, मर्डर होगा, यहाँ पे बहुत लड़ाई होगी। लेकिन अचानक वो फिर डांस करने लगते हैं, कोई कुछ बोलता है, वहां पे कॉमेडी इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्रायः। तो ये क्या है, एंटी क्लाइमेक्स। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन, जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन थी, उसका बिल्कुल कह सकते हैं रिवर्स हो जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है। जैसे द सोल्जर फॉट ब्रेवली इन बैटल, वॉन द मेडल एंड देन वेंट होम टू टेक अ नैप। अब यहां पर क्या है, धीरे धीरे एक प्रकार से हम देखते हैं क्या होता है कि एक सोल्जर है, एंटी क्लाइमेक्स, उसने युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद देखिए इंपॉर्टेंस, देखिए ब्रेवली इन बैटल, वॉन द मेडल एंड देन वेंट होम टू टेक अ नैप। यहां पर क्या है भाई, स्वाभाविक सी बात है, अनएक्सपेक्टेड क्या है, यहां पर क्या दिखाया, एक ऐसा हीरोइज्म दिखाया कि उसने युद्ध जीत लिया। लेकिन अब हमारी उम्मीदें क्या है कि बहुत बड़ा योद्धा होगा, उसको इस तरीके से सम्मान होगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन वो घर चला जाता है रिवार्ड लेने के बाद और सो जाता है, वहां पर एक नैप लेने के लिए चला जाता है। तो धीरे धीरे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो जो हमारा क्लाइमेक्स होना चाहिए वो हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। बैटल उसने लड़ी, मेडल जीते और जाकर के सो गया। तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। ये अनएक्सपेक्टेड है कि एक ऐसा हीरोइक पर्सन जो लास्ट में क्या करता है, मेडल लेने के बाद एक ऐसा ट्रिवियल चीज करता है, इतना तुच्छ चीज करता है। तो ये क्या है, एंटी क्लाइमेक्स है। पैरोनोमाजिया, ये भी पन होता है एक प्रकार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है यूजीसी नेट के लिए, खास करके स्पेशली जब हम बच्चों को यूजीसी नेट की क्लासेस में पढ़ाएंगे तो फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह भी वहाँ पे एक बार हम लोग जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे पैरोनोमाजिया जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्या होता है, एक प्रकार का ये पन है, वर्ड प्ले होता है इसमें भी। वर्ड प्ले, पन क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड्स दैट यूजेज मल्टीपल मीनिंग्स। ये मल्टीपल मीनिंग्स यूज करता है, आर सिमिलर साउंड्स ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट ह्यूमर। ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कई, एक ही शब्द की कई मल्टीपल मीनिंग होती हैं। बहुत ही फेमस एक कोट है जो है, कोटेशन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई डोंट नो द कोटेशन, बट आई नो द रेफरेंस, द मीनिंग ऑफ दैट कोटेशन। कि जूलियस सीजर में जो है जूलियस सीजर आप जानते ही होंगे, मैंने पहले भी आपको जूलियस सीजर बता दिया है। ये विलियम शेक्सपियर महोदय की क्या है, विलियम शेक्सपियर की एक रोमन ट्रेजेडी है। इसमें एक कॉबलर रहता है, कॉबलर रहता है। तो अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा इसी समय कि शेक्सपियर को पन का, पैरोनोमाजिया का मास्टर माना जाता है। उनसे ज्यादा, मतलब कह सकते हैं फादर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि पन का सब बहुत ज्यादा वो यूज करते थे। वो क्या कहते हैं जो है उसमें जो हमारे एक कॉबलर रहता है, तो उसके पास एक सैनिक जाता है, कॉबलर के पास मोची रहता है, और वो कहता है कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। उससे थोड़ा सा सोल्जर बदतमीजी से बात करता है, तो कहता है कि आई मेंड सोल्स, आई मेंड सोल्स। अब यहाँ पर सोल्स जो वर्ड है, ये दो सोल के लिए आया है। एक सोल जो आपके जूते की और चप्पल की सोल होती है, और दूसरा आपकी जो है सोल, आत्मा। तो यहाँ पर क्या है, पन है। ये एक ऐसा शब्द है जो दोनों के लिए आया हुआ है। तो कहते हैं कि ये इसके मास्टर थे शेक्सपियर, कि मतलब मैं बुरी आत्माओं को भी सुधारता हूँ और जूते को भी बनाता हूँ। तो मतलब जो गंदे लोग हैं उनको भी मैं सुधारता हूँ, और
क्या करता हूँ, जूते भी बनाता हूँ। तो ये एक प्रकार का जो है प्ले ऑन वर्ड्स होता है कि एक वर्ड की कई सारी मीनिंग होती हैं। अ बाइसिकल कांट स्टैंड अलोन बिकॉज इट्स टू टायर्ड। अब देखिए कह रहे हैं कि एक बाइसिकल जो होती है वो अकेले नहीं खड़ी रह सकती, क्यों? क्योंकि ये टू टायर्ड है। तो यहाँ पर टू टायर्ड का दो मीनिंग है कि टू टायर्ड मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ, और टू टायर्ड मतलब दो टायर वाला। टू टायर्ड या टू टायर्ड। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया पैरोनोमाजिया। ठीक है, तो अकेले नहीं रह सकती क्योंकि टू टायर्ड है, तो बहुत ज्यादा थकी हुई है, नहीं, उसके पास दो टायर हैं, तो इसलिए अकेले नहीं रह सकती जिसके पास दो चीजें हैं। नेक्स्ट इज प्रास्पोपोइया। इसको छोड़ दीजिए, टाइप ऑफ पर्सनिफिकेशन ये होता है जहां पर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है ऑब्जेक्ट, उसको जो है हम वही एक प्रकार का पर्सनिफिकेशन होता है, उससे हम बुलवाते हैं, नॉन लिविंग से लिविंग वाला काम करवाते हैं। जैसे द सिटी स्पोक मी इन विस्पर्स, शहर ने मुझसे कुछ गुनगुनाते हुए भुनभुनाते हुए कहा। अब शहर नहीं कहेगा, शहर क्या है, कहने वाला काम शहर तो नहीं, इंसान का है, कोई कान में बुदबुदाएगा। तो ये क्या है, जो है ये एक प्रकार का पर्सनिफिकेशन होता है। डिस्फेमिज्म होता है द यूज ऑफ हार्शर और मोर ऑफेंसिव टर्म। इसमें देखिए किसी को डिफेम करना हो उसके लिए हार्शर वर्ड्स यूज करते हैं हम, बहुत हार्श या ऑफेंसिव वर्ड्स यूज करना इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल और माइल्डर वन, ऑफन टू क्रिएट अ निगेटिव इंप्रेशन। किसी के बारे में जैसे निगेटिव फैलाना है तो उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज करना, जैसे ही इज अ लूजर कहने के बजाय कहें ही इज स्ट्रगलिंग। तो यहाँ पर क्या है, लूजर इज अ मोर नेगेटिव टर्म देन स्ट्रगलिंग। मान लीजिए आप जैसे स्टूडेंट लाइफ में है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने एक एग्जाम दिया, दो एग्जाम दिया, नहीं आपका निकल रहा है, तो ये ना कह करके कि आप लूजर, आप स्ट्रगलिंग हैं, ये कह दिया गया कि आप लूजर हैं। तो यहाँ पर लूजर जो है ये वर्ड क्या हो गया, ये हो गया डिस्फेमिज्म। इसी को बोलते हैं कि मतलब ऐसे हार्श वर्ड्स यूज करना जानबूझ करके कि ताकि सामने वाले की निगेटिव इमेज क्रिएट हो। हाँ, प्रोलेप्सिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक टर्म्स में भी, डिवाइस में भी पढ़ाई जाती है। प्रोलेप्सिस जो है इसको हम फोर शैडोइंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी भी फ्यूचर इवेंट्स या आउटकम्स को हम क्या करते हैं, पहले से हिंट देते हैं। फोर शैडो करना मतलब एक प्रकार का हिंट देना, क्लू देना। पहले से ही हम स्टोरी का क्लू देते हैं, हिंट देते हैं। जैसे हमने आपको अगर फोर शैडोइंग पढ़ाया होगा या कभी हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आप प्राय एग्जाम्पल कोट करते हैं कि इन मूवीज हम देखते हैं, खास करके इंडियन मूवीज, क्या होता है समटाइम्स जैसे दो फ्रेंड्स हैं साथ में हीरो के साथ घूम रहे हैं, इसमें से एक जो होता है उसकी स्माइल, हाँ, उसका बोलने का तरीका, उसका अचानक गायब हो जाना, इस सब से ऑडियंस को ये पता चल जाता है कि ही इज कॉन्स्पिरेटिंग अगेंस्ट द हीरो। और हमें पहले से ही उसके एक्शन से ये फोर शैडो मतलब एक क्लू मिल जाता है, ये शायद हीरो के साथ क्या कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, बैक स्टैप कर सकता है इसको जो है। तो वही क्या कहलाता है, फोर शैडो कराना, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ऐसे एक्ट करवाना कि ऑडियंस को हिंट मिल जाए कि भाई ये ऐसी घटना हो सकती है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोलेप्सिस। इसी को कहते हैं, फोर शैडोइंग को क्या बोलते हैं, प्रोलेप्सिस। तो अ टेक्निक इन विच फ्यूचर इवेंट्स आर आउटकम्स आर रेफर्ड टू आर हिंटेड एट बिफोर दे हैपन। तो कोई जो काम नहीं हुआ है लेकिन हिंट कर दिया जाता है, राइटर हिंट कर देता है, ऑडियंस थोड़ा थोड़ा दिमाग में ये लगा ले कि भाई ये चीज हो सकती है। आई हैड नो आइडिया दैट माई लाइफ वुड चेंज फॉर एवर द डे आई मेट हर। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये टेक्निक इन्होंने लगाई है कि कह रहे हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा जीवन जिस दिन से मैं उससे मिलूंगा उसी दिन से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर राइटर ने क्या किया, हिंट दे दिया कि भाई इसकी लाइफ पहले कुछ और थी और जब मिला उसके बाद कुछ और हो गई। तो इस प्रकार की जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो प्रोलेप्सिस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट वी हैव पेरिफ्रेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरिफ्रेसिस जो है खास करके कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो राउंड अबाउट राइटिंग में बहुत विश्वास रखते हैं, अर्थात सीधे न कह के किसी चीज को घुमा फिरा के कहना, दैट इज कॉल्ड पेरिफ्रेसिस। तो द यूज ऑफ राउंड अबाउट आर इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग ऑफन टू अवॉइड अ डायरेक्ट और ब्लंट स्टेटमेंट। जैसे किसी को हम डायरेक्ट मान लीजिए कोई चीज नहीं कह सकते, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते करे तुम लोग नालायक हो।
बल्कि हम इनडायरेक्ट में कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब हमने पढ़ाया उनको, लेकिन उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा उन लोगों ने, और कुछ लोगों ने ध्यान से पढ़ा, आज वो सिलेक्ट हो गए, और दूसरे लोग जो है ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक राउंड अबाउट एक्सप्रेशन है कहना कि बेटा आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप सफल नहीं हो पाओगे, ऐसे ही आप आवारा बन जाओगे। तो ये क्या है, ये कहलाता है पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस वैसे भी पेरीफेरी से बना हुआ है, आप पेरीफेरी आपने पढ़ा ही होगा, सर्कल का पेरीफेरी, तो उसी से बना हुआ है पेरीफ्रेसिस, मतलब गोल गोल घुमा के चीजों को कहना, डायरेक्ट नहीं कहना। द बिग एप्पल फॉर द न्यूयॉर्क सिटी, जैसे न्यूयॉर्क सिटी के लिए टर्म आता है द बिग एप्पल, घुमा फिरा के कहना द बिग एप्पल। इंस्टीड ऑफ सिंपली सेइंग न्यूयॉर्क द फ्रेज यूजेज अ निक नेम टू रिप्रेजेंट द प्लेस। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट न्यूयॉर्क ना करके एक निक नेम लेता है, तो ये क्या कहलाता है, पेरीफ्रेसिस कहलाता है। हाई पैलेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है कॉम्पिटिटर्स के लिए, खास करके हाई पैलेस। ये हमारे यूजी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, उनका जो 10-15 मैंने पहले पढ़ाया वो ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द मॉडिफायर एंड एडजेक्टिव आर नाउन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वर्ड इट लॉजिकली मॉडिफाइज टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। कह रहे हैं एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर कोई भी एडजेक्टिव जो होती है वो ट्रांसफर की जाती है जिस वर्ड के लिए आती है उसके लिए छोड़ करके लॉजिकली किसी और पर ट्रांसफर की जाती है। जैसे हमने आपको अगर याद हो तो एक फिगर ऑफ स्पीच आपको ट्रांसफर्ड इपिथेट हमने बताया था, उसी से ये मिलता जुलता है आपका ट्रांसफर इपिथेट से। ट्रांसफर इपिथेट जो है उसमें भी क्या होता है, एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए आना होता है उसके लिए न आकर के दूसरे नाउन के पे हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लाई कर देते हैं। जैसे द टायर्ड रोड्स, अब हमने टायर्ड रोड्स कहा तो ध्यान रखिएगा टायर्ड रोड्स टायर्ड नहीं है, इंसान थक गया है, रोड थोड़ी ना थकते हैं। तो यहाँ पर हमने द टायर्ड पर्सन की बजाय टायर्ड रोड्स हमने कह दिया, तो ये क्या है, ये आपका कहलाता है हाई पैलेस, जिसी को बोलते हैं ट्रांसफर्ड इपिथेट भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ज्यूगमा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे आपको देख लेते हैं, रिपीट हो गया हमें लगता है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड गवर्न्स और मॉडिफाइज टू और मोर वर्ड्स। एक वर्ड हमने आपको बताया, जैसे कॉमन लेते हैं हम ना, मैथ्स में हम पढ़ते हैं क्या, मैथ्स में जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने पढ़ा 2a + 4b + 6c, इसको हम पढ़ते हैं तो कॉमन हमने 2 ले लिया, तो क्या हो गया a + 2b + 3c, तो 2a जो कॉमन हो गया ये सब पर लागू हो रहा है। तो ऐसे ही एक वर्ड क्या करता है, बहुत सारे वर्ड्स के लिए स्टैंड करता है, मोर देन 2 और 2 वर्ड्स के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, जुग्मा कहलाता है। जैसे ही स्टोल माई हार्ट एंड माई वैलेट, अब स्टोल वर्ड जो है माई हार्ट के लिए भी आया है और माई वैलेट के लिए आया है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या टेक्निक हो गई, जुग्मा हो गया। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनंडो, बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके आपके टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम में तो मोस्ट डिमांडिंग होता है। आप ध्यान रखिएगा टीजीटी पीजीटी में जो है कम से कम 5 जो है क्वेश्चन आते हैं जो टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच से आते हैं, और अक्सर यही इसी टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच वहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे प्लेोनॉज्म क्या है, चाइस्मस क्या है, ज्यूगमा क्या है, इनंडो क्या है। नॉर्मली 10-15 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच तो हर एक बच्चा जानता है जो लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये खास करके वो डेप्थ को चेक करना चाहते हैं। और नेट जेआरएफ के लिए तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये सब तो उनका सब्जेक्ट ही है, सॉरी उनके टॉपिक्स ही हैं जो आपको पढ़ने ही होते हैं। इनंडो क्या होता है, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस हम जब किसी चीज़ को देते हैं कि जैसे मतलब क्रिटिकली हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो एक हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम ना कह के एक इनडायरेक्ट वे आप होता है, इनडायरेक्ट। जैसे हमने अभी पेरीफ्रेसिस पढ़ा है, तो पेरीफ्रेसिस में क्या होता है, पेरीफ्रेसिस एक नॉर्मल स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हमारा होता है, जबकि इसमें कोई क्रिटिकल स्टेटमेंट देना होता है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते, तो हम थोड़ा सा घुमा करके उसको बोलते हैं। तो एन इनडायरेक्ट और सटल रेफरेंसेस यूजुअली सजेस्टिव और क्रिटिकल ऑफन यूज टू कन्वे अ हिडन मीनिंग और एक्यूजेशन। होता क्या है, हम ऐसा कोई रेफरेंस देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि यू गाइज आर नॉट वर्किंग हार्ड, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, फिर मैं कोई एक ऐसा रेफरेंस दे दूं
कि जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा आज वो क्या कर रहा है, मैं नाम ले लूं कि आप लोग उसकी तरह कर रहे हैं, तो मतलब अब ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑफ सेइंग दैट यू आर नॉट स्टडिंग वेल, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, इनुंडो कहलाता है। जैसे वेल आई एम श्योर यू विल हैंडल दैट सिचुएशन लाइक यू ऑलवेज डू। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेल आई एम श्योर यू विल हैंडल दैट सिचुएशन, हाँ मुझे पता है आप सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे जैसा कि आप करते आए हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप करते आए हैं, ये कहने का यही मतलब है क्या कि हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सार्काज्म कर रहे हैं कि पहले भी आपने बहुत गड़बड़ की है और अब भी आप बहुत गड़बड़ करेंगे। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, इनुंडो। डायरेक्ट नहीं कह रहा है, ये डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि नहीं तुम सिचुएशन को खराब कर दोगे, बल्कि कह रहा है कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे से डील करोगे जैसा तुम करते आए हो। तो ये क्या कहलाती है, टेक्निक इनुंडो कहलाती है। हाँ, एनाकोलुथन, ये देखिए ये जितने खास करके दो स्टूडेंट्स जो मेरे ये वीडियोस को जो कोई भी देख रहा होगा उसके लिए मैं बता दूं, ये जितने भी लगभग फिगर्स ऑफ स्पीच आपको मिल रहे हैं ये आपको टर्म्स में मिलेंगे जब आप कड़न की बुक पढ़ेंगे, या आप जो है मोस्टली इसमें से टर्म्स आपको एम.एच. अब्राम्स की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, इस बुक को हम लोग लाइन वाइज लाइन जो है पूरी पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि ताकि उन डेप्थ उनकी थोड़ी सी बन जाए। तो ये भी आपको वहाँ पर मिलेगा। ये एक अलग से हमने टॉपिक उठाया है क्योंकि बीच बीच में हम ऐसे टॉपिक जो है आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एनाकोलुथन क्या होता है। एक सडन शिफ्ट होता है जब हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है सेंटेंस का, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें जानबूझ करके हम अनफिनिश्ड कर देते हैं, उसको एक जगह ला करके छोड़ देते हैं, तो क्या कहलाता है, एनाकोलुथन कहलाता है। जैसे सपोज करिए कि मैं आपसे कहूं कि ओके बच्चों अब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन इतना कह करके मैं रुक जाऊं, फिर मैं कहूं ओके टुडे वी आर गोइंग टू हैव दिस एंड दिस, तो वहां पर लेकिन के बाद मैं रुक गया, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे सर आप जो पीछे कह रहे थे आप ये पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या पढ़ाने जा रहे थे आप। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे कहूँ कि अच्छा मैं आपको रुकिए 1 मिनट में आपको एक चीज बताता हूँ, उसके बाद मैं कहूँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है चलिए इसको पढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्या है, जो बीच में हमने ब्रेक कर दिया थॉट को, हमारा ब्रेक हो गया थॉट, हमारी स्पीच बीच में ब्रेक हो गई, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, एनाकोलुथन टेक्निक कहलाती है। जैसे सी वॉज गोइंग टू मैंने कहा वह जा रही थी, फिर मैंने कहा वेट वेट रुकिए छोड़िए, वेयर इज द डिड आई पुट माई कीज, मेरी चाबी मैंने कहाँ रख दी। अब वो जा रही थी, मैंने बीच में बहुत सारे मैटर रह गए हैं, मैंने उसको वहीं पर ब्रेक कर दिया। ये सस्पेंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है, खास करके कि ऑडियंस को ये लगे कि बीच में कुछ हुआ होगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे फोन आपके पास आते रहते हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपसे फोन रखने के बाद किसी ने पूछा कि अच्छा क्या हुआ, तो आप बोले कि अरे उनका फोन आया था मिस्टर एक्स का, वो ये कह रहे थे कि तुम, उसके बाद छोड़ो जाने दो यार हम अभी निकल रहे हैं थोड़ा सा काम आ गया है। अब वहां पर तुम कहने के बाद जब रुक गए तो बेचारा तुम तो परेशान होगा, वो बार बार आपको फोन करेगा, अरे यार कहानी बता दो क्या उसने बोला। तो ये एक टेक्निक होती है कि टू क्रिएट सस्पेंस जो है एनाकोलुथन। तो आई थिंक आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा। किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो तुरंत आप पूछ लिया करिए, और कभी कभी क्लास में आप अपने जो है कुछ कमेंट्स भेजते रहा करिए कि हाँ सर ये आपका आपने पढ़ा दिया, ये ठीक रहा, या ये नहीं समझ में आया, रिपीट इट अगेन। इस तरीके से तो लगे कि हाँ हम जो है कुछ लाइव सेशंस में हैं, क्योंकि लाइव सेशंस में जब तक लाइव सेशन हमारे क्या होता है कि म्यूचुअली हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लगता है कि हम एक रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, और थोड़ा सा जो है वो आनंद जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो लाइव का तो यही मज़ा है कि आप यू कैन आस्क मी, आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं तो आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं बोलता चला जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए, और इंटरेस्टिंग बनाइए क्लास को। रिपीट अगेन सर, रोहित क्या रिपीट करूं ये बताइए, क्या फिर से आपको पढ़ना है इसमें से, रिपीट अगेन विच टॉपिक, कौन सा आपको एनाकोलुथन फिर से आपको पढ़ना है या कोई और, बताइए।
आपको कौन सा पढ़ना है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? ओके, चलिए। तो एनाकोलुथन हमने कहा अ सडन शिफ्ट इन द एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जब किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में सडन शिफ्ट हो जाता है, अर्थात हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, अचानक हम ब्रेक करके वहां से दूसरा कोई स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि माय फ्रेंड इज, या मैं पूछूं कि इज योर फ्रेंड कमिंग is your friend coming today to meet, उसके बाद wait, हाँ, they are leaving, यहाँ पर सेंटेंस को ब्रेक कर दिया और दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर शुरू कर दिया। तो ये क्या कहलाता है? एनाकोलुथन कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव कैटाफोरा होता है, एनाफोरा आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको कैटाफोरा मिला है वर्ड। कैटाफोरा भी कुछ देखिए, ये सारे वर्ड्स जो आप जो यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ये जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं, ये सब के सब एक लिटरेरी डिवाइसेस हैं, टेक्निक है जिनको यूज करता है कोई भी राइटर। तो इसी में एक आपका कैटाफोरा है का रेफरेंस टू समथिंग दैट विल बी मेंशन्ड लेटर। क्या होता है, हम कुछ किसी का रेफरेंस दे देते हैं जिसका डिटेल में हम बाद में स्टडी करते हैं। कोई टेक्स्ट हुआ, कुछ भी हुआ, उसका हम एक रेफरेंस दे देते हैं, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एंटिसिपेशन, ताकि जो ऑडियंस या रीडर है वो एंटिसिपेट करता रहे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आई एम गोइंग टू टीच यू लाइक, फिर मैं किसी टीचर का जो बहुत फेमस टीचर हो उसका नाम दे दूं, टीच यू लाइक दैट, हाँ, तो आपका एक एंटिसिपेशन हो जाएगा कि सर क्या लेकर के आ रहे हैं, किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेक्निक कैटाफोरा। जैसे व्हेन शी ओपनड द बॉक्स द गिफ्ट इनसाइड वाज ब्यूटीफुल, जब उसने बॉक्स को खोला तो उसके अंदर जो गिफ्ट था वो बहुत ब्यूटीफुल था। तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन सी इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट इज रिवील्ड। तो क्या है, ऑब्जेक्ट रिवील नहीं हुआ तभी हमने इसका यूज कर लिया, क्रिएटिंग सस्पेंस, ताकि सस्पेंस बना रहे। When she opened the box, the gift inside was beautiful। तो कह रहे हैं कि ये टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं कैटाफोरा। मतलब हम पहले से ही रेफरेंस दे देते हैं, पहले से ही हम रेफरेंस देते हैं। सी का हमने रेफरेंस यहाँ पर दे दिया, तो इसका मतलब हमें पहले से पता चल गया कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ सी से मिलता जुलता होगा, सी के लिए कुछ आया होगा। ये एक प्रकार का रेफरेंस देना होता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आगे इसमें होगा, मान लीजिए आगे इसमें होगा द गिफ्ट वॉज अ डॉल, हाँ, या देयर वॉज अ डॉल इन द गिफ्ट बॉक्स, इस तरीके से। ये खास करके जो है क्रेमामॉर्फिज्म जो है, ये आप जब लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको भी मिलेगा। ये क्रेमामॉर्फिज्म क्या होता है, ये भी एक प्रकार से पर्सनिफिकेशन की तरह होता है। द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स, किसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स को हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, क्रेमामॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे द ओल्ड कार इज साइड एंड ग्रोन्ड, जो पुरानी कार थी वो कराह रही थी, जो है आह भर रही थी। तो क्या है, पहाड़ पर चढ़ते समय, अब कराहना, आह भरना, ये सब जो है ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम दे देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या कहलाता है, क्रेमामॉर्फिज्म कहलाता है। मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर, जिसको हम कंसीड बोलते हैं, जिसको हमने आपको बताया है कि इसको बहुत ज़्यादा यूज किया है हमारे जॉन डन साहब ने, शेक्सपियर साहब तो इसको यूज ही करते थे। एन एक्सटेंडेड मेटाफर दैट इज डेवलप्ड ओवर अ सीरीज ऑफ लाइंस और थ्रू आउट एन एंटायर वर्क। होता क्या है, बहुत सारी लाइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारी लाइंस के थ्रू हम उसको जो है ये हमारा जो कोई भी इमेज होता है वो क्रिएट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मेटाफर कहलाता है। अर्थात फार फेज्ड इमेजेस को लाना थ्रू लाइंस। शेक्सपियर जैसे इनका सोनेट नंबर 18 है, ही एक्सटेंड्स द मेटाफर ऑफ कंपेयरिंग हिज बिलव्ड टू अ समर्स डे अक्रॉस द एंटायर पोएम। अब पूरी पोएम में उन्होंने
जो है अपनी जो उन बेलव्ड है उनका इमेज जो क्रिएट किया है वो उनका कंपेयर किया है समर्स डे से। तो ये क्या कहलाता है? फॉर फेस्ड इमेज। अब समर का डे जैसा होता है अर्थात गर्मी के दिनों में हम कैसा फील करते हैं, तो जो है ये आपका ये कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपके थे जो है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम लोग जो है अ, दो चार और फिगर ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, खास करके जो कम्पिटिटिव हमारे स्टूडेंट्स हैं एग्जामिनेशंस के, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, तो अभी से आप इसको पढ़िए। एस्क्रिप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी हम क्या करते हैं क्वालिटीज़ जो है एट्रीब्यूट्स जो होते हैं एक्शंस टू समवन और समथिंग उसको हम असाइन करते हैं ताकि थोड़ा सा एग्जैगरेट करके हम उसको दिखा सकें। जैसे ही इज़ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम उसके लिए वर्ड हमने क्वालिटीज क्या असाइन कर दिया है कि वो इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब सब कुछ जानता है, उस बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो इस प्रकार से जब हम कोई क्वालिटी किसी को डाल देते हैं किसी के अंदर कि थोड़ा सा एग्जैगरेट करे, ऐसा लगे कि बहुत एम्फेसिस बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए या एग्जैगरेट करने के लिए उसका यूज किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आपका ये क्या है एस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं हम लोग एस्क्रिप्शन। जैसे ही इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। अब प्रिया मिश्रा जी ने लिखा है कि एनाफोरा, सर एक बार बता दीजिए। एनाफोरा हमने बताया था कि जब हम एक रिटॉरिकल डिवाइस होता है जिसमें फ्रेज को क्या करते हैं वर्ड्स को रिपीट करते हैं बिगनिंग लाइंस में, एनाफोरा हमने आपको बताया था। जैसे 4 लाइंस हैं तो हर एक लाइन में मान लीजिए शुरुआत में कोई फ्रेज है या वर्ड है तो वही वर्ड फ्रेज हर एक लाइन में रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। तो ये मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये टेक्निक होती है। जैसे हमने एग्जांपल बताया था आपको कौन सा एक था उसका एग्जांपल हमने बताया था, आई हैव अ ड्रीम वन डे, आई हैव अ ड्रीम वन डे। अब ये लाइन आगे इसमें कुछ भी होगा डॉट डॉट डॉट, फिर अगली लाइन यहीं से शुरू होगी आई हैव अ ड्रीम वन डे, आई हैव अ ड्रीम वन डे। तो एक कोई फ्रेज या जो है एक कोई वर्ड जो है लाइन के हर एक लाइन के शुरुआत में वो रिपीट होता है, वो क्या कहलाता है? एनाफोरा कहलाता है। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो बताइए, फिर से आपको जो है हम इसको बता देंगे। गॉट इट? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में एनाफोरा? मुझे कोई बताए एनाफोरा का अपोजिट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि एनाफोरा का अपोजिट क्या होता है, जिसमें हर एक लाइन की लास्ट जो वर्ड या फ्रेज होता है वो रिपीट होता है, वो क्या कहलाता है? आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने एपिस्ट्रॉफी आपको पढ़ाया था। हाँ, जैसे देखिए कोई लाइन है, कह रहे हैं फिर से एक बार, आपको नहीं समझ में आया एनाफोरा क्या होता है? जैसे कोई लाइन है हमारी, मान लीजिए आपको ये 4 लाइन का स्टैंजा है, ठीक है, क्वाट्रेन आपका है। अब इसमें आपने कोई भी लाइन लिखी, जैसे मान लीजिए माई वर्ड्स, हाँ, उसके बाद आगे कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं है, अगली लाइन शुरू होगी तो फिर भी पहला वर्ड जो है, या माई वर्क आप लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए, माई वर्क जो है, उसके बाद आगे जो भी लाइन में हो, फिर तीसरी लाइन में भी क्या आएगा? माई वर्क। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? एनाफोरा कहलाती है। कि मतलब एक कोई भी वर्ड या फ्रेज जो होता है वो हर एक लाइन के शुरुआत में आता है और वही क्रम बार बार रिपीट होता है, ठीक है। जैसे आप देखें तो स्टैंजा में हो सकता है, लाइंस में होता है, जैसे ब्रेक 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 वाले में आप देखेंगे ब्रेक 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 दाओ, जो पोयम है आपकी उसमें देखेंगे यहाँ पे होता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उसके बाद फिर कुछ वो बोलता है, फिर आता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये क्या है? एनाफोरा है। एक डिफिनेट हर एक लाइन के शुरुआत में उसको क्या करते हैं हम, उसको लाइन के शुरुआत में जो है
रिपीट करते हैं किसी वर्ड्स या फ्रेज को तो कहलाता है एनाफोरा। कैटाक्रेसिस क्या होता है कि द यूज ऑफ वर्ड इन एन अनयूजुअल और इनकरेक्ट कॉन्टेक्स्ट। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कैटाक्रेसिस यूज करते हैं प्रायः, और बहुत टॉकिंग में खास करके मॉकिंग सटायरिक वे में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लोग स्ट्राइक करने के लिए किसी को। जैसे द यूज ऑफ अ वर्ड इन एन अनयूजुअल और इनकरेक्ट कॉन्टेक्स्ट, जैसे कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है लेकिन फिर भी उस वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर। ये बहुत ही फेमस लाइन है। कहाँ की लाइन है आपको पता है? ये कोई अगर बता दे, कोई अगर बता दे ये लाइन कहाँ की है तो उसको मेरी तरफ से एक क्लास सॉरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। एनीवन? ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन कहाँ से ली गई है? अच्छा चलिए, आप लोग अभी उतना नहीं पढ़ पाए हैं। यही सब मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, हमेशा नोट किया करिए, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा करिए। ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है हैमलेट। हैमलेट की ये लाइन है, हैमलेट से लिया गया है, जहाँ पर हैमलेट जो है वो अपनी माँ के पास जाने वाला होता है, अपने फादर जो है, नो 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 मैकबेथ नहीं, हैमलेट है, मैकबेथ नहीं हैमलेट है, जिसमें वो क्या करता है, जिसमें वो अपने जो घोस्ट हैमलेट है, अर्थात हैमलेट का जो फादर है सीनियर हैमलेट, उससे बात करता है। तो वो घोस्ट कहता है कि वो तुम्हारी माँ है, तो कहता है कि नहीं, मैं उसको, उसके लिए मैं डैगर्स का प्रयोग नहीं करूंगा बल्कि डैगर्स बोलूंगा, मतलब कड़े शब्द बोलूंगा। स्पीक डैगर्स मतलब बोल करके ही कत्ल करना। तो यहां पर क्या है, ये अनयूजुअल इनकरेक्ट कॉन्टेक्स्ट है। अब डैगर का कोई जरूरत नहीं है यहां कहने की, लेकिन फिर भी डैगर्स को यूज किया है। कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है, बोलने के लिए डैगर थोड़ी ना यूज होता है, वार करने के लिए यूज होता है, बैटल के लिए यूज होता है, लेकिन ये बोलने में डैगर यूज कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं कैटाक्रेसिस। कैटाक्रेसिस जो है क्योंकि वो वर्ड्स बोलेगा ना कि डैगर्स बोलेगा, लेकिन फिर भी उसने डैगर्स यूज किया, मतलब वो बहुत हार्श वर्ड बोलेगा जिससे उसको बहुत तकलीफ होगी। उसके बाद सिबिलेंस है द रिपीटिशन ऑफ हिसिंग आर एस साउंड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बहुत सारे आप देखिए एस जब रिपीट होता है, ये काफी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ये पूछा एक्चुअल रिपीटिशन, हम लोग जब फिगर ऑफ स्पीच में रिपीटिशन पढ़ते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। एस साउंड अगर आपको बार बार रिपीट हो रहा है, एक प्रकार से हिसिंग साउंड जो है, या एस का साउंड बार बार पास पास के वर्ड में, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियर बाई जो वर्ड्स हैं उनमें बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए चाहे सॉफ्ट सूदिंग या कोई सिनिस्टर इफेक्ट पैदा करने के लिए, तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको हम बोलते हैं सिबिलेंस, मतलब सिबिल करना, सिबिलिंग बना है ना आपका, उसी से है। जैसे सी सेल्स बाय द सी शोर। अब देखिए एस एस हिसिंग का साउंड आ रहा है, एस 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 एस, तो ये क्या है, ये टेक्निक कहलाती है सिबिलेंस। क्या कहलाती है? सिबिलेंस। सब देखिए आप सब जानते होंगे, सारी चीजें जब आपको पढ़ाई जाती है आप जानते हैं, नाम आपको याद नहीं रहते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान उसके ऊपर नहीं देते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि अब ऐसे लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई एक्सप्लेन कर देता है आपको नॉर्मली इन योर ओन टंग, तो क्या होता है कि यू गेट द थिंग्स प्रॉपरली, आपको समझ में आ जाता है, आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं। बेथॉस जो है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी, अलेक्जेंडर पोप की जब जब चर्चा होगी तो बेथॉस जरूर आपको मिलेगा। बेथॉस क्या होता है, जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं और हमारे टोन में सडन चेंज आ जाता है, सबलाइम से हम जो है या कोई सीरियस चीज से नीचे की तरफ आ जाते हैं और ट्रिवियल और अब्सर्ड पर आ जाते हैं। मतलब जैसे हम किसी बहुत ऊंची चीज की बात कर रहे हों और अचानक से डिक्लाइन कर दें, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आई मेट मोदी जी, आई मेट आवर रेवरेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हाँ मैं मोदी जी से मिला, और फिर मैं उनसे कहूं कि आई डिस्कस्ड हिम, मैंने उनसे बात करी, का किस लिए, मैंने उनसे कहा कि एक दिन आके मेरे यहाँ क्लास ले लीजिए। अब ये क्या है कि मतलब एक ऐसे ऊंचे पदस्थ आदमी से आप मिले, उसका रेफरेंस दे रहे हैं, तभी आप अचानक क्या करते हैं, सीरियस धड़ाम कर देते हैं। मतलब किसी चीज को
बहुत ऊपर ले जा करके वहां से अचानक गिरा देना, ये क्या कहलाता है? बेथोस कहलाता है। सडन चेंज हो जाता है, सडन चेंज हो जाता है। तो किसी भी टोन में जब सबलाइम से सीरियस से कॉमिक हो जाए, ट्रिवियल हो जाए, अब कोई भी सुनेगा तो कहेगा अरे कितना बेवकूफ इंसान है, उनसे मिला था तो कुछ बात करता है कि हमको वहाँ का टिकट दिलवा दीजिए, हमको ये करवा दीजिए या ये कर दीजिए, कह रहा है एक क्लास ले लीजिए, एक दिन आके हमारी क्लास में बैठ जाइए। तो ये क्या है? एक प्रकार का ये बेथोस है। आफ्टर द ग्रैंड बैटल एंड हीरोइक स्ट्रगल्स, द किंग फाइनली सैट डाउन टू एंजॉय हिज फेवरेट स्नैक एंड चीजेस सैंडविचेस। आप कह रहे हैं कि युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में क्या है, बहुत मेहनत किया, युद्ध लड़ा, स्ट्रगल किया, तो राजा उसके बाद क्या बैठ गया, वो अपना स्नैक खाने बैठ गया, चीज सैंडविच वगैरह लाया था वो खाने बैठ गया। क्या मतलब? ये लग रहा है ना, इतनी बैटल की बात कर रहे हैं, अचानक वहां से धड़ाम से गिरा दिया, धड़ाम से गिरा दिया, तो क्या हो गया? ये बिल्कुल क्या हो गया, ऐसे हमें प्रतीत हुआ कि मानो ये क्या बेवकूफी कर रहा है, इतनी डिग्निफाइड चीज से ला करके गिरा दिया। कहां पर? तो सडन चेंज हो गए, सडन फॉलिंग हो जाती है, तो क्या कहलाता है? बेथोस। इसके ज्यादातर ये मॉक इपिक्स में हम इसका प्रयोग देखते हैं बेथोस का। बेथोस अक्सर एग्जाम में एक दो बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। मुझे याद है कि 2011 या 2010 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये टर्म आया था बेथोस, कि बेथोस क्या है। तो जब आपसे कोई पूछे तो सडन चेंज इन टोन फ्रॉम द सबलाइम और सीरियस टू ट्रिवियल और ट्रिफल, तो क्या कहलाता है? बेथोस कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव इज हेंडियाडिस। ये क्या होता है हेंडियाडिस? ये एक टर्म है जो ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए यूज होता है जिसमें एक कोई सिंगल आइडिया या वर्ड्स होते हैं जिनको दो वर्ड से हम कनेक्ट करते हैं, एक कंजक्शंस उसमें लगता है प्रायः एम्फेसिस देने के लिए, अर्थात एक ही आइडिया को हम दो वर्ड से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे मैं बोलूं कि राइस एंड करी, राइस एंड करी। अब यहाँ पर राइस एंड करी एक प्रकार का भोजन है। क्या है? एक प्रकार का भोजन है, एक प्लेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये क्या है कि जब क्या होता है, सिंगल आइडिया को हम दो वर्ड से जोड़ते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं कंजक्शन का, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हैंडियासिस कहलाता है। हैंडियाडिस क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए मैं कहूँ जैसे हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज। तो अब हॉर्स एंड कैरेज क्या है? मतलब घोड़ा गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि घोड़ा अलग रहेगा गाड़ी अलग रहेगी, जैसे बुलक कार्ट होता है तो उसमें कार्ट अलग रहेगा बुलक अलग रहेगा। तो ये दोनों एक ही चीज को, एक ही आइडिया को दिखा रहे हैं, लेकिन दो वर्ड हैं और दोनों एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हैंडियाडिस, हैंडियाडिस, हैंडियाडिस। जैसे एग्जाम्पल है साउंड एंड फ्यूरी। अभी आपने ये पढ़ा ही होगा साउंड एंड फ्यूरी, फटाफट बताइए। साउंड एंड फ्यूरी, साउंड एंड फ्यूरी नाम का एक नॉवेल किसी ने लिखा है? किसी को अगर याद हो, द साउंड एंड फ्यूरी, एक नॉवेल लिखा है किसी ने। कमेंट फास्ट। एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, यहां तक आपको हिंट दे रहा हूं, एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने साउंड एंड फ्यूरी जो है एक नॉवेल लिखा है। कमेंट फास्ट। ओके, विलियम फॉकनर, वेरी गुड। विलियम फॉकनर जी ने ये लिखा है द साउंड एंड फ्यूरी। अब आप ये भी बता दीजिए कि इसका टाइटल कहां से लिया उन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जामिनेशंस में पूछता है, और खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये सब जानना ही चाहिए भाई। तो ओके, वेरी गुड। मैकबेथ से इन्होंने लिया है। रोहित जी सही बता रहे हैं कि मैकबेथ में एक लाइन है जो जहां पर वो बोलता है कि ब्लो ब्लो आउट ब्रीफ लिटिल कैंडल लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ऐसे कुछ करके है, टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ऐसे करके है। आई एम नॉट रिसाइटिंग द एग्जैक्ट लाइंस, लेकिन लगभग यही है। तो आप वहां पर देख सकते हैं जा करके मैकबेथ में जो है, मैकबेथ ये बोलता है जब बेचारा बिल्कुल फंस गया है जीवन के लास्ट में। तो यहाँ पर साउंड एंड फ्यूरी कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइफ में नॉइज है उसको जोर दे रहा है केवल, तो ये क्या कहलाता है? जैसे टीचर कहता है आई लाइक काम एंड साइलेंस इन द क्लास,
अब काम और साइलेंस दोनों क्या है, एक ही चीज है, लेकिन दो शब्दों को जोड़ करके एक ही चीज को क्रिएट किया जाता है, एक ही आइडिया को ज्यादा जोर देने के लिए, कि मतलब मुझे बिल्कुल शांति पसंद है क्लास में, तो ये क्या कहलाता है, हैंडियाडिस कहलाता है। तो यहाँ पे आकर के हमारा जो है आज जो फिगर्स ऑफ स्पीच का सेक्शन है ये ऑलमोस्ट खत्म है। 2 4 6 अगर कुछ रह गए होंगे तो भी हम आगे आपको बता देंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको नहीं आ रहा है और यहाँ पे नहीं बताया गया है तो आप मुझे ज़रूर याद कराएंगे ताकि मैं आपको बता सकूं। और आप जो है इन क्लासेस को डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं सबके साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी सबके साथ शेयर करिए। फटाफट आप लोग इसको फैलाइए, आप सेंसेशनल बनाइए इस क्लास को। जितना ज़्यादा आप इसको आगे ले जाएंगे उतना ज़्यादा मुझे और मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, क्योंकि भाई अल्टीमेटली मुझे जो कुछ मिलेगा वो आप लोगों का प्यार ही मिलेगा, आप लोगों का साथ ही मिलेगा, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग दीज क्लासेस फॉर एनी फाइनेंशियल गेनिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, तो तब तक आप रिवाइज करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट।